तो आज हम लीग ऑफ नेशंस डिस्कस करने वाले हैं। हम लीग ऑफ नेशंस को समझेंगे, हम देखेंगे कि लीग ऑफ नेशंस की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसका इवोल्यूशन कैसे रहा। उसी के साथ साथ हम इसके फंक्शंस देखेंगे और साथ ही साथ हम इसकी अचीवमेंट्स देखेंगे एंड इसके फेलियर देखेंगे। हम देखेंगे कि लीग ऑफ नेशंस की अचीवमेंट क्या रही है और उसी के साथ साथ उसके फेलियर क्या रहे हैं। तो जब मैं लीग ऑफ नेशंस की बात करता हूँ, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। अब क्या है लीग ऑफ नेशंस, समझते हैं इसको। तो फिलिप नोएल वॉकर लीग ऑफ नेशंस पे अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं, अपनी डेफिनेशन देते हैं। फिलिप नोएल वॉकर का कहना है, द लीग ऑफ नेशंस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन हिस्ट्री to furnish the international society of nations with a permanent and organic system of international political institution. This attempt was an outcome of World War. तो नोएल वार्कर का ये कहना है कि जो लीग ऑफ नेशंस है ये हिस्ट्री के अंदर पहला ऐसा अटेम्प्ट था जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेशंस को बनाने के लिए किया गया, जिसका कोई एक परमानेंट या ऑर्गेनिक सिस्टम हो। मतलब कि हमारी हिस्ट्री के अंदर एक पहला ऐसा अटेम्प्ट किया गया जिससे कि पूरे देशों की एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई जाए। मतलब कि अलग अलग देशों की मिला के एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई जाए, उसको एक परमानेंट तरीके से, परमानेंट सिस्टम के तरीके से एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया गया। और ये वर्ल्ड वॉर का आउटकम था। मतलब कि वर्ल्ड वॉर के बाद हमने इस इंस्टीट्यूशन को बनाया। तो नोएल वार्कर का सिंपल सा ये कहना है कि पहली बार इतिहास में एक ऐसा फैसला लिया गया कि अलग अलग देशों को मिला के, अलग अलग नेशंस को मिला के एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई जाए और उस इंटरनेशनल सोसाइटी का एक परमानेंट सिस्टम हो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का। मतलब परमानेंट तरीके से हम एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाए जिसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहेंगे और अलग अलग देशों के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उसके लिए काम किया जाए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए गए थे। इससे पहले भी हमने देखा, जैसे कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारे पास द कंसर्ट ऑफ यूरोप हुआ करता था, हमारे पास हेग कॉन्फ्रेंसेस थी। तो पहले भी ऐसे इनिशिएटिव लिए गए थे, मगर एक प्रॉपर तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक परमानेंट तरीके से हमने जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया, जो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो था लीग ऑफ नेशंस। तो इस सिंपल सा इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि इतिहास के अंदर एक प्रॉपर तरीके से, एक परमानेंट तरीके से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो कि लीग ऑफ नेशन था। अब क्यों बनाया गया लीग ऑफ नेशन को, क्या जरूरत आ पड़ी थी लीग ऑफ नेशन को बनाने की? तो यहां पे हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उसके हमें कई सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 से काफी देशों के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा था, काफी लोगों के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा था। वर्ल्ड वॉर 1 से पूरी दुनिया मतलब बर्बाद हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के इतने नेगेटिव असर पड़े थे, इतना नेगेटिव तरीके से अफेक्ट किया था वर्ल्ड वॉर 1 ने। इवन कि वो लोग जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को जीत भी लिया था उनके ऊपर भी, इवन कि वो देश जो वर्ल्ड वॉर 1 में जीत भी गए थे उनके ऊपर भी बड़े नेगेटिव असर पड़े थे, उनके ऊपर भी बड़े नेगेटिव इफेक्ट पड़े थे वर्ल्ड वॉर 1 के। हजारों लोगों की जानें चली गई, उसी के साथ साथ कई सारे इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो गए, प्रॉपर्टीज बर्बाद हो गई, एग्रीकल्चर बर्बाद हो गई, फेमाइन्स आने लगे। तो वर्ल्ड वॉर 1 ने पूरी दुनिया को उजाड़ करके रख दिया था। कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में। और जाहिर सी बात है कि जब पूरी दुनिया इतने बड़े केओस में चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हार्मफुल इफेक्ट हुए हैं वर्ल्ड वॉर 1 के। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो ग्रेट थिंकिंग माइंड थे, जो सोचने वाले लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है जो पूरी दुनिया की पीस और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखे, पूरी दुनिया के लिए पीस के लिए काम कर सके और सिक्योरिटी के लिए काम कर सके। तो ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स थे वर्ल्ड वॉर 1 के, उसके बाद कई सारे इंटेलेक्चुअल माइंड ऐसे थे, कई सारे बुद्धिमान लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया की शांति के लिए काम कर सकें, पूरी दुनिया की वेलफेयर के लिए काम कर सकें और कलेक्टिवली हम सारे देशों की सिक्योरिटी के लिए काम कर सके। उसी के साथ हम देखते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे होता है। लेकिन उसी के साथ साथ जो लीग ऑफ नेशन है वो चाइल्ड ऑफ वॉर है। तो चाइल्ड ऑफ वॉर कैसे है? मतलब कि जंग का एक बच्चा है, जंग ने इसको जन्म दिया है। कैसे है? मैंने आपको बताया कि जंग में वॉर के अंदर जिस तरीके से काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुए थे हमारी वर्ल्ड के अंदर, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस इमर्ज होके आया, इसलिए हम इसको चाइल्ड ऑफ वॉर कहते हैं। हम कहते हैं कि वॉर ने इसको जन्म दिया है।
तो इवोल्यूशन की जब मैं बात करता हूं कि लीग ऑफ नेशंस कैसे उभर करके आया, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से ये बना, फॉर्मेशन कैसे हुई इसकी, तो हम देखते हैं कि द कंसर्ट ऑफ यूरोप और हेग कॉन्फ्रेंसेस जो हुई 1899 में और 1907 में, वहां पे हमें इसके ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, या फिर वहां से इसका जो है इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि कंसर्ट ऑफ यूरोप कैसे बनाया गया था, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फंक्शंस क्या थे। उसी के साथ साथ दो हेग कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1899 और 1907 में, जो कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। तो ये जो द कंसर्ट ऑफ यूरोप था और हेग कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी, इसके अकॉर्डिंगली लीग ऑफ नेशंस को शेप करने की कोशिश की गई। तो ये जो ओरिजिन है हमें कहां पे दिखता है इसका, द कंसर्ट ऑफ यूरोप के अंदर, हेग कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। हम देखते हैं कि हेग कॉन्फ्रेंसेस के कई सारे ऐसे एलिमेंट्स थे, कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिनको डिराइव किया गया और लीग ऑफ नेशंस के अंदर डाला गया। और कंसर्ट ऑफ यूरोप का जो स्ट्रक्चर था, या जिस तरीके से कंसर्ट ऑफ यूरोप को बनाया गया था, उसी तरीके से उसी चीज को देखते हुए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है 1919 में। क्या होता है, एक ट्रीटी होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं, जो कि 1919 में होती है। और इस ट्रीटी के अंदर फॉर्मल तरीके से लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। अंडर दिस ट्रीटी इट वाज क्रिएटेड, मतलब कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, इसके द्वारा जो कि 1919 में हुई, लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया। हम देखते हैं कि फ्रेंच गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमेटी स्टैब्लिश करती है टू स्टडी द प्लान फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो कई सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर, और खास करके हम देखते हैं कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश करना है उसके प्लान को स्टडी किया जा सके, उसके लिए स्ट्रक्चर रेडी किया जा सके, उसके प्लान को प्रॉपर तरीके से स्टडी किया जाए। इसलिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया, एक कमेटी को इस्टेब्लिश किया। उसी के साथ साथ कई सारी कंट्रीज इसके ऊपर काम कर रही थी। कई सारे लोग ऐसे थे जो लीग ऑफ नेशंस की फॉर्मेशन के लिए काम कर रहे थे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उस सब के ऊपर वो काम कर रहे थे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जनवरी 8, 1918 के अंदर वुडरो विल्सन अपना 14 पॉइंट्स प्रोग्राम देते हैं। वुडरो विल्सन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वुडरो विल्सन के अंदर के बारे में हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी पढ़ा है। जैसे कि उन्होंने आइडियलिस्ट अप्रोच जो थी हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, उसके अंदर वो अपना 14 पॉइंट्स प्रोग्राम देते हैं। तो वुडरो विल्सन कौन थे, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो अपना एक 14 पॉइंट्स प्रोग्राम देते हैं। तो ये 14 पॉइंट्स प्रोग्राम किस लिए दिया गया था, ताकि किस तरीके से हमें लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश करना है। तो 14 पॉइंट्स प्रोग्राम वाज गिवन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो ये जो 14 पॉइंट्स प्रोग्राम था वुडरो विल्सन का, ये दिया जाता है कि किस तरीके से हमें लीग ऑफ नेशंस की एस्टेब्लिशमेंट करनी है। उसके बाद हम देखते हैं बाय द एंड ऑफ 1918 लॉर्ड रॉबिट सेसिल प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट। 1918 के एंड तक हम देखते हैं कि लॉर्ड रॉबिट कैसिल जो थे वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। किस लिए करते हैं, ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट होता है एक मतलब कि आप फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहले एक ड्राफ्ट रेडी किया गया था ना कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसी तरीके से लीग ऑफ नेशन का ड्राफ्ट रेडी करना, इसका मतलब ये हुआ कि लीग ऑफ नेशन किस तरीके से काम करेगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें कमिटीज कौन सी होंगी। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है लीग ऑफ नेशंस का, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पहले बनाया गया, लिखा गया, वो ड्राफ्ट रेडी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लॉर्ड रॉबिट कैसिल के द्वारा किया जाता है, और उसी ड्राफ्ट को हम कैसिल ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। 1918 के एंड तक लॉर्ड रॉबिट कैसिल एक ड्राफ्ट रेडी करते हैं जिसको कैसिल ड्राफ्ट कहा जाता है। ये ड्राफ्ट किसके बारे में था, ये लीग ऑफ नेशंस के बारे में था। उसके बाद हम देखते हैं लेटर ऑन अमेरिकन एंड ब्रिटिश प्रपोजल वर कंपाइल्ड नोन एज हर्स्ट मिलर ड्राफ्ट। उसके बाद ये जो अलग अलग ड्राफ्ट्स थे, है ना, जैसे लॉर्ड रॉबिट कैसिल ने भी अपना ड्राफ्ट रेडी किया जिसको हम कैसिल ड्राफ्ट कहते हैं। उसी के साथ साथ वुडरो विल्सन का 14 पॉइंट्स प्रोग्राम था। उसी के साथ साथ फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी स्टैब्लिश की गई थी। उसी के साथ साथ हमारे पास ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी, कंसर्ट ऑफ यूरोप हुआ था, हेग कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। तो इन सब चीजों को कंपाइल करने की कोशिश की गई। जो अमेरिकन प्रपोजल थे, अमेरिका के लोगों ने जो प्रपोजल दिए थे लीग ऑफ नेशंस के बारे में कि लीग ऑफ नेशंस कैसा होना चाहिए, ये यूरोपियन देशों ने जो ब्रिटिश प्रपोजल थे, जो ब्रिटिशर्स ने अपने प्रपोजल्स दिए थे कि लीग ऑफ नेशंस किस तरीके का होना चाहिए, इन सब लोगों के प्रपोजल्स को इकट्ठा किया गया, कंपाइल किया गया।
इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे गांव के लोग जो हैं, हम सब लोग मिलके एक कमेटी बनाना चाहते हैं। अब मैं अपना एक ड्राफ्ट देता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कमेटी कैसी होनी चाहिए, बाकी लोग भी अपना अपना एक ड्राफ्ट दे रहे हैं कि कमेटी कैसी होनी चाहिए, कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा। समझना इस मेरी बात को, मेरी एग्जांपल को समझना। फॉर एग्जांपल मेरे गांव के अंदर एक कमेटी बनाई जानी है। कमेटी किसके लिए बनानी है? ताकि हम अपने गांव के अंदर नौजवानों को ड्रग्स से कैसे बाहर निकाल सकें, क्योंकि हमारे गांव के अंदर ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं, नौजवानों को ड्रग्स की आदत लग गई है। तो हमारे गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के तहत हम ड्रग्स के खिलाफ जो है वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अब उस कमेटी को किस तरीके से बनाना है, सारे गांव के लोग जो हैं वो सारे अलग अलग जो लोग हैं वो अपना अपना सजेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अक्षय है, तो मैं अपना एक प्रपोजल दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चेयरमैन इस तरीके से होना चाहिए, चेयरमैन के ये काम होंगे, प्रेसिडेंट के ये काम होंगे, कमेटी इतनी बार मिलेगी महीने का, कमेटी किस तरीके से काम करेगी। उसी के साथ साथ कोई दूसरा आदमी है वो अपना तरीका बता रहा है, अपना प्रपोजल दे रहा है, अपना ड्राफ्ट दे रहा है, तीसरा आदमी अपना ड्राफ्ट दे रहा है। तो हर एक इंसान के ड्राफ्ट को, प्रपोजल को इकट्ठा किया जाएगा, सारे प्रपोजल्स को इकट्ठा करके उसके ऊपर बातचीत की जाएगी और फिर फाइनल ड्राफ्ट रेडी किया जाएगा, मतलब कि कंपाइल करके सारे लोगों का। इसी तरीके से लीग ऑफ नेशंस जो था वो अलग अलग देशों का लीग था, मतलब कई सारे देश उसमें शामिल होने थे, इसलिए अलग अलग देशों के जो ओपिनियन थे, जो अलग अलग देशों के प्रपोजल थे, जैसे कि अमेरिकन प्रपोजल जो थे, अमेरिका के द्वारा जो प्रपोजल्स दिए जा रहे थे, ब्रिटिशर्स के जो प्रपोजल थे और कई सारे लोगों के जो प्रपोजल्स थे, उनको कंपाइल किया गया और कंपाइल करके उनका एक प्रपोजल बनाया गया जिसको हम हर्स्ट मिलर ड्राफ्ट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, On April 21, 1919, ड्राफ्ट एक्सेप्टेड एंड गिव फाइनल शेप। उसके बाद अप्रैल 21, 1919 में इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। ये जो कंपाइल करके ड्राफ्ट बनाया गया था इसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको फाइनल शेप दी जाती है। फाइनल शेप देने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सी चीजें बाहर निकालनी है, कौन सी चीजें ऐड ऑन करनी है। तो फाइनल शेप मतलब कंप्लीट तरीके से अब ड्राफ्ट को रेडी किया गया, कंप्लीट ड्राफ्ट बनाया गया कि लीग ऑफ नेशंस का कंप्लीट ड्राफ्ट क्या होगा, किस तरीके से लीग ऑफ नेशंस काम करेगी, कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होगा लीग ऑफ नेशंस का। उस कंप्लीट ड्राफ्ट को फाइनल शेप दी गई, राइट। उसके बाद हम देखते हैं फाइनली ऑन जनवरी 10, 1920 लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड। और फाइनली हम देखते हैं कि जनवरी 10, 1920 को लीग ऑफ नेशंस को पूरे तरीके से फाइनल तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इवोल्यूशन समझ आ गया होगा लीग ऑफ नेशंस का। हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टाइप है। नोएल वार्कर का ये कहना था कि इतिहास के अंदर सबसे पहली बार ऐसा एक अटेम्प्ट किया गया, कोशिश की गई कि एक ऐसी इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई जाए, एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हो, जिसका जो एक परमानेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे, जो एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करे। इसको हम देखते हैं कि इसको चाइल्ड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। चाइल्ड ऑफ वॉर का मतलब यह है कि जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर कई सारे देशों का नुकसान हुआ था, पूरी दुनिया केओस में चली गई थी, पूरी दुनिया के अंदर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था, तो उसके बाद दुनिया के जो बुद्धिमान लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो ग्रेट थिंकिंग, ग्रेट माइंडेड पीपल थे, उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया की सिक्योरिटी और पीस के लिए काम कर सके। और उसके बाद जो है वो लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। और किस तरीके से बनाया गया हम देखते हैं, इसका इवोल्यूशन हमने समझ लिया है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ लीग ऑफ नेशन की। मतलब कि लीग ऑफ नेशन के वो प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं, जैसे कि इसका एक लीग असेंबली है, इसका लीग काउंसिल है, उसी के साथ साथ इसका सेक्रेटरी जनरल है। उसके बारे में हम समझते हैं, मतलब कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर समझने वाले हैं लीग ऑफ नेशंस का, कि किस तरीके से लीग ऑफ नेशंस काम करती है, इसकी असेंबली किस तरीके से काम करती है, इसका लीग काउंसिल किस तरीके से काम करता है, इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो किस तरीके से काम करता है। तो जब मैं ऑर्गन्स की बात करता हूँ, लीग ऑफ नेशन के जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, लीग असेंबली देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे हमें काउंसिल देखने को मिलती है और तीसरे नंबर पे हमें जो है वो सेक्रेटरी जनरल देखने को मिलता है। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले मैं बात करूंगा लीग असेंबली की। तो ऑल मेंबर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन रिप्रेजेंटेड, मतलब कि लीग ऑफ नेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं वो इसके अंदर असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो लीग ऑफ नेशंस के अंदर जो है वो 10 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल 10 देशों ने लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया हुआ है, मतलब कि लीग ऑफ नेशंस के अंदर टोटल 10 मेंबर हैं, 10 ही देश हैं। तो उन सारे के सारे 10 देशों की रिप्रेजेंटेशन हमें किसमें देखने को मिलती है? असेंबली में देखने को मिलती है। मतलब कि जितने भी देश लीग ऑफ नेशन के अंदर हैं, उन सभी देशों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो असेंबली के अंदर होगा। बात समझ में आ गई? हर एक देश का रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर होगा, जो भी देश लीग ऑफ नेशन का मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 मेंबर है लीग ऑफ नेशन के, तो अगर 10 मेंबर 3-3 रिप्रेजेंटेटिव्स अपने भेजते हैं, तो असेंबली के अंदर टोटल मेंबर्स कितने होंगे? 30 मेंबर्स होंगे। तो हर एक मेंबर जो था वो 3 लोगों को भेज सकता था, कहां पे? असेंबली के अंदर। तो लीग ऑफ नेशंस का हर एक मेंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकता है, किसके अंदर? असेंबली के अंदर। तो अगर असेंबली के अंदर 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकता है, तो अगर फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स हैं पूरे के पूरे लीग ऑफ नेशन के, तो 30 मेंबर्स होंगे असेंबली के अंदर। तो हर एक मेंबर, हर एक कंट्री जो लीग ऑफ नेशन की मेंबर है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे किसके अंदर? असेंबली के अंदर। उसके बाद मीट एटलीस्ट वंस इन ईयर, एटलीस्ट एक बार ये साल में मिलती है। कौन? असेंबली। ये जो असेंबली है ये एटलीस्ट एक बार तो साल में मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, ज्यादा बार भी मिल सकती है, 2 बार भी मिल सकती है, 3 बार भी मिल सकती है, जैसे उनको कन्वीनियंट लगता है या उनको लगता है कि हमें 2 बार मिलना चाहिए, तो वो 2 बार भी मिल सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक बार तो उनको साल में मिलना ही होगा। उसके बाद इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट एट एवरी न्यू सेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। तो क्या होता है, हर एक नए सेशन में, फॉर एग्जाम्पल असेंबली इस साल जो है वो मई में मिलेगी, असेंबली जो है वो मई में इस बार हेल्ड होगी, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, अपना एक प्रेसिडेंट चुनेंगे। अब प्रेसिडेंट किसको चुना जाएगा? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के वोट के साथ। मतलब कि मान लो 30 मेंबर्स हैं किसके अंदर? असेंबली के अंदर। 30 मेंबर्स में से अगर 16 लोग ये कह देते हैं कि फलाने को हमें क्या चुनना है? प्रेसिडेंट चुनना है, ए को हमने प्रेसिडेंट चुनना है, तो उसको प्रेसिडेंट चुना जाएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या? मतलब यही हुआ कि असेंबली अपना एक प्रेसिडेंट चुनती है। प्रेसिडेंट किसको चुनती है? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स अगर उसके साथ है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जिसको प्रेसिडेंट बनाएंगे वही प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद सुप्रीम बॉडी ऑफ लीग नोन एज वर्ल्ड पार्लियामेंट। ये जो असेंबली है ये पूरी की पूरी लीग की, मतलब लीग ऑफ नेशंस की एक सुप्रीम बॉडी है। ये जो असेंबली है ये लीग ऑफ नेशंस की सुप्रीम बॉडी है, और इसको हम वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि लीग ऑफ नेशंस के अंदर ये जो लीग असेंबली है ये एक सुप्रीम बॉडी है, और इसको हम पूरी दुनिया का पार्लियामेंट भी कहते थे। उसी के साथ साथ हम इसके फंक्शंस देखते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं? एडमिट न्यू मेंबर्स बाय 2/3 मेजॉरिटी। ये नए मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं किसमें? लीग ऑफ नेशंस के अंदर। ये जो असेंबली है ये लीग ऑफ नेशंस के अंदर नए मेंबर्स को ऐड कर सकती है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी के साथ। फॉर एग्जांपल 10 देश ही लीग ऑफ नेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, तो वो 11th देश भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर कोई और देश चाहता है कि हम लीग ऑफ नेशन के साथ जुड़े, तो वो उसको एडमिट कर सकते हैं। लेकिन उसको एडमिट कैसे करेंगे? अगर 2/3 मेजॉरिटी होगी असेंबली के अंदर। तो अगर असेंबली के जो टोटल मेंबर्स हैं उसमें से 2/3 मेंबर्स अगर चाहेंगे कि उस मेंबर को एडमिट करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ काउंसिल। ये जो काउंसिल है, लीग काउंसिल, इसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इसको भी इलेक्ट किया जाता है असेंबली के द्वारा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस ऑफ लीग अमंग मेंबर्स। जितना भी एक्सपेंस आया है, जितना भी खर्चा आया है लीग ऑफ नेशंस का जितना भी खर्चा आ रहा है, मतलब लीग ऑफ नेशन को चलाने के लिए खर्चा आएगा ना, एक्सपेंसेस आएंगे, वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इसके मेंबर्स के बीच में। अगर 10 देश लीग ऑफ नेशन में ज्वाइन हुए हैं तो लीग ऑफ नेशन का जो खर्चा है वो 10 लोगों में बांट दिया जाएगा। ये काम किसका है? बांटने का, असेंबली का। उसके बाद पीस ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में शांति कैसे लानी है, दुनिया में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि उससे दुनिया की शांति जो है वो तबाह हो सकती है। तो शांति को किस तरीके से लाना है, पीस को किस तरीके से लाना है दुनिया के अंदर, उसके ऊपर ये काम करती है। उसके ऊपर कई सारी मीटिंग्स करती है, चाहे फिर वो हथियारों के ऊपर रो लगाने की बात हो या फिर कई सारी चीजें हो जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर पीस आ सकती है, उसके लिए काम करती है। उसके बाद अमेंडमेंट्स टू कोवेनेंट बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। कोवेनेंट की अगर अमेंडमेंट करनी हो, कोवेनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। जो लीग ऑफ नेशंस का कॉन्ट्रैक्ट है, लीग ऑफ नेशंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लीग ऑफ नेशंस का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है या कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट अगर करनी है तो वो असेंबली के द्वारा की जाएगी। लेकिन कैसे की जाएगी? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के द्वारा। अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स सहमत हैं कि
जो लीग ऑफ नेशन का कोवेनेंट है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो लीग ऑफ नेशन का जो मतलब कि लॉ बुक है, उसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की सहमति से वो अमेंडमेंट हो सकती है। ये लीग ऑफ नेशन है। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आती है लीग काउंसिल। अब लीग काउंसिल क्या है? लीग काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लीग ऑफ नेशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी है लीग ऑफ काउंसिल या लीग काउंसिल जिसको हम कहते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूशन का काम करती है, ये इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसमें दो तरह के मेंबर्स होते हैं। काउंसिल के अंदर दो तरह के मेंबर्स होते हैं। एक तो हो गए परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स टोटल कितने हैं? 5 हैं। और दूसरे हो गए नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब परमानेंट मेंबर्स कौन है? जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जापान है और अमेरिका भी है, यूएसए है। लेकिन यूएसए ने बाद में ज्वाइन किया था। पहले इसके परमानेंट मेंबर्स 4 ही थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बाद में ज्वाइन किया था। और नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं इसके? नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इसके 11। ये जो स्ट्रेंथ है मेंबर्स की, जैसे 5 परमानेंट मेंबर्स थे, 11 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, ये वेरी कर सकते थे टाइम टू टाइम, मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि टाइम टू टाइम ये चेंज हो सकते थे, परमानेंट मेंबर्स ऐड हो सकते थे, कम हो सकते थे, ज़्यादा हो सकते थे। उसके बाद मेट 4 टाइम्स इन ईयर, कम से कम ये 4 बार मिलती है पूरे साल के अंदर और ज़्यादा बार भी मिल सकती है अगर इनको लगता है कि हमें ज़्यादा बार मिलना चाहिए। एक मेंबर का एक वोट था, मतलब कि लीग काउंसिल के अंदर जो एक मेंबर होगा उसका एक ही वोट होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के 10 वोट हैं एक मेंबर के, ब्रिटेन के 3 ही वोट हैं। तो वोट जो है वो सभी के इक्वल थे यहाँ पे। चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट, इसको प्रेसिडेंट चेयर करता था, इस काउंसिल को प्रेसिडेंट चेयर करता है, जो कि चेंज किया जाता है हर एक सेशन के अंदर। तो चेयर किसके द्वारा की जाती थी? काउंसिल प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती थी। अब प्रेसिडेंट जो है वो हर एक सेशन के अंदर चेंज होता है, मतलब कि हर एक कंट्री जो है वो प्रेसिडेंट बनती है, हर एक सेशन में प्रेसिडेंट जो है चेंज होता है। फॉर एग्जांपल G20 की बात कर लो। G20 जो हमारे देश में पिछले साल हुआ और उसकी प्रेसिडेंटशिप जो थी वो हिंदुस्तान के हाथ में थी। तो ये जो रोटेशन का सिस्टम है ना, इस बार हिंदुस्तान उसका प्रेसिडेंट था या हिंदुस्तान उसको चेयर कर रहा था, अगली बार दूसरा देश होगा। इसी तरीके से ये जो प्रेसिडेंट है ये भी हर एक सेशन में चेंज होगा और नए देश को प्रेसिडेंटशिप मिलती जाएगी। इसके फंक्शंस क्या है? कंफर्मेशन ऑफ स्टाफ अपॉइंटमेंट्स मेड बाय सेक्रेटरी जनरल। जो भी सेक्रेटरी जनरल के द्वारा स्टाफ की अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, जो स्टाफ अपॉइंट किया गया है, उसकी कंफर्मेशन की जाती है काउंसिल के द्वारा, उसको कंफर्म किया जाता है। उसके बाद प्लान फॉर्मेशन, प्लान्स बनाए जाते हैं किसके द्वारा? काउंसिल के द्वारा, कि किस तरीके से हमें डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना है, हमें हथियारों के ऊपर रोक लगानी है, या जो इवल इफेक्ट्स हुए हैं वार के, प्रिवेंशन ऑफ इवल इफेक्ट्स ऑफ वार, जो ये जो वॉर के इवल इफेक्ट्स हैं, जो मतलब कि जो नुकसान है वार के, उनको किस तरीके से प्रिवेंट करना है। उसी के साथ साथ रिमूवल ऑफ मेंबर्स फ्रॉम लीग, ये भी इसका काम है कि वो मेंबर्स, उन मेंबर्स को रिमूव करना है लीग से जो कोवेनेंट की वायलेशन करते हैं, वायलेशन ऑफ कोवेनेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसका फंक्शन है कि अगर लीग ऑफ नेशन का कोई मेंबर, अगर लीग ऑफ नेशन का कोई ऐसा देश जो कि मेंबर है, अगर वो लीग ऑफ नेशन का जो कोवेनेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वायलेट करता है, उसकी उल्लंघना करता है, तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है लीग ऑफ नेशन से। तो ये काम है लीग काउंसिल का। तो इस तरीके से हम लीग काउंसिल को समझते हैं, लीग असेंबली को समझते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे सेक्रेटरी जनरल को। तो उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा आता है इसके अंदर? वो है सेक्रेटरीट। ठीक है, तो सेक्रेटरीट जो है वो इसका थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन है। पहला क्या था? पहला मैंने आपको बता दिया कि वो असेंबली थी, लीग असेंबली जिसको हम कहते हैं। दूसरा काउंसिल था, लीग काउंसिल जिसको हम कहते हैं। और तीसरा क्या है? सेक्रेटरीट है। इसको हेड किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। तो सेक्रेटरी जनरल जो है वो सेक्रेटरीट का हेड होता है। उसके बाद अपॉइंटेड बाई काउंसिल विद अप्रूवल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ असेंबली। अब इस सेक्रेटरीट जनरल को अपॉइंट कैसे किया जाता है? कौन इसको अपॉइंट करता है? तो इसको अपॉइंट किया जाता है काउंसिल के द्वारा। कैसे अपॉइंट किया जाता है? मेजॉरिटी ऑफ असेंबली के अप्रूवल से। अगर असेंबली के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ये अप्रूव कर देते हैं कि फलाना सेक्रेटरी होना चाहिए, तो काउंसिल उसको अपॉइंट कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर असेंबली के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ देश अगर ये चाहते हैं कि इस बंदे को जो है वो सेक्रेटरी जनरल बना दो, अगर उसको अप्रूव कर देते हैं, तो क्या करे, ये जो काउंसिल होगी ये क्या करेगी? उसको सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट कर देगी। तो कैसे इसको अपॉइंट किया जाता है? काउंसिल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मगर अप्रूवल किसका होता है? असेंबली का अप्रूवल होता है, जब असेंबली के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स उसको अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद असिस्टेड बाई 2 सेक्रेटरीज जनरल एंड 2 अंडर सेक्रेटरीज। इसको असिस्ट करते हैं 2 सेक्रेटरी जनरल और साथ ही साथ
2 अंडर सेक्रेटरीज, मतलब कि इसके नीचे काम करते हैं 2 सेक्रेटरीज जनरल और 2 अंडर सेक्रेटरीज, जो कि इसके नीचे काम करते हैं और इसको हेल्प करते हैं, इसको असिस्ट करते हैं। 600 के आसपास ऑफिशियल्स होते हैं इसके अंदर, मतलब 600 के आसपास ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं, पूरी की पूरी लीग ऑफ नेशन के लिए काम करते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं असिस्ट ऑल ऑर्गन्स ऑफ लीग। क्या काम करता है ये? तो लीग के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीग असेंबली है, लीग काउंसिल है, उसको असिस्ट करने का काम करता है सेक्रेटरी जनरल या फिर सेक्रेटरीट। किस तरीके से असिस्ट करने का काम करता है? तो जैसे कि कई सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, जितनी भी क्लैरिकल सर्विसेज होती हैं, मतलब कि कागज़ों का काम जितना भी होता है, रिसर्च का काम हो गया, ड्राफ्टिंग का काम हो गया, कुछ ड्राफ्ट करना है, पब्लिकेशन का काम हो गया, कोऑर्डिनेशन का काम हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटीज़ को रजिस्ट्रेशन करने का काम हो गया, रिकॉर्ड्स को रखने का काम हो गया, मीटिंग्स को अरेंज करने का काम हो गया। ये सारे के सारे काम जो हैं वो सेक्रेटरीट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं पूरी की पूरी लीग ऑफ नेशंस को या फिर बाकी ऑर्गन्स को। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सेक्रेटरीट है, ये मेन इसका काम क्या होता है? बाकी ऑर्गन्स को असिस्ट करना, उनके लिए काम करना। सारे के सारे जो कागज़ों के काम होते हैं, क्लैरिकल वर्क होते हैं, रिसर्च के काम होते हैं, ड्राफ्टिंग के काम होते हैं, पब्लिकेशन के काम होते हैं, सारे के सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? सेक्रेटरीट के द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 600 प्लस ऑफिशियल्स होते हैं इसके, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए इतने लोग हैं क्योंकि सारे के सारे जो काम है मतलब बाकी काउंसिल्स को असिस्ट करने के काम वो सारे के सारे सेक्रेटरीट के द्वारा किए जाते हैं। तो आइए अब हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखते हैं लीग ऑफ नेशंस के। लीग ऑफ नेशन के ओवरऑल इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? इससे पहले हमने लीग ऑफ नेशन का पोस्टमार्टम कर दिया, मतलब कि लीग ऑफ नेशन के अंदर जाके हमने अलग अलग उसके ऑर्गन्स को पढ़ा, उनके फंक्शंस क्या हैं। लेकिन ओवरऑल लीग ऑफ नेशन क्यों बनाई गई? क्या करना चाहती थी लीग ऑफ नेशन? लीग ऑफ नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? क्या फंक्शंस थे? क्या फंक्शंस परफॉर्म करना चाहती थी लीग ऑफ नेशंस? तो सबसे पहले टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वही बात कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन किया जाए, सिक्योरिटी को लाया जाए, पूरी दुनिया के अंदर शांति लाई जा सके, सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके या सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके पूरी दुनिया के अंदर। उसी के साथ साथ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, मतलब कि अगर अलग अलग देशों के बीच कोई डिफरेंसेस हैं, अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं, उनकी सेटलमेंट करना, उनको सेटल करने का काम लीग ऑफ नेशन का था बाई पीसफुल मीन्स, मतलब कि पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग देशों के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर कोई एग्रेशन चल रहा है, अगर कोई कन्फ्रंटेशन चल रहा है, अगर कोई डिफरेंस चल रहा है, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको रिजॉल्व करना है, उसको सुलझाना है बातचीत से, या जैसे भी हो सकता है पीसफुल तरीके से, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। उसके बाद कीपिंग पीस पुनिशिंग वायलेटर्स, वही मतलब हो गया कि सबसे पहले तो आपको पीस को मेंटेन करके रखना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी लीग ऑफ नेशन की कि पूरी दुनिया के अंदर पीस को मेंटेन करके रखा जाए। अगर इसको कोई वायलेट करने की कोशिश करता है, अगर कोई पीस को वायलेट करने की कोशिश करता है या फिर उसकी उल्लंघना करने की कोशिश करता है, अगर कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है, तो उसको पुनिश भी करना है, अगर कोई भी रास्ता दूसरा ना बचा हो तो। उसके बाद रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट टू लोएस्ट पॉइंट, आर्मामेंट का रिडक्शन करना है लोएस्ट पॉइंट तक विद नेशनल सेफ्टी, मतलब कि हथियारों के ऊपर रोक लगाने का काम करना है, बट एट द लोएस्ट पॉइंट, मतलब कि जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करना है हथियारों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नेशनल सेफ्टी को दरकिनार कर दोगे या इसको नज़रअंदाज कर दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि हथियारों के ऊपर रोक लगानी है, हथियारों के ऊपर कंट्रोल करना है, मगर ऐसा भी नहीं है कि तुम इतना कंट्रोल कर दो, हथियारों को पूरे तरीके से ख़त्म ही कर दो कि दूसरा देश तुम्हारे पे अटैक कर दे। तो तुम्हारी नेशनल सेफ्टी भी होनी चाहिए। ऐसा तो ना हो ना कि किसी देश ने पूरे के पूरे हथियार ही ख़त्म कर दिए, मतलब पूरी की पूरी रोक ही लगा दी, तो कोई दूसरा देश जिसके पास हथियार हैं, जिसके पास आर्म्स हैं, वो जाके उसके ऊपर अटैक कर लेगा। तो सेफ्टी भी तो होनी चाहिए अपनी। तो लोएस्ट पॉइंट तक आर्मामेंट्स को रिड्यूस करना है, बट नेशनल सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। तो ये ओवरऑल फंक्शंस हैं लीग ऑफ नेशन के। उसके बाद हम अब इसके अचीवमेंट्स को पढ़ेंगे और फेलियर को पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इसकी अचीवमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि इसकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, कहाँ ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कामयाब रहा है। तो इसकी अचीवमेंट्स की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में इसने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है अपना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जब
किसी अलग अलग देश के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने का काम इसने किया है। अब कैसे किया है तो आपको एग्जांपल तो देनी पड़ेगी, वरना आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। तो सक्सेसफुली मीडिएटेड डिस्प्यूट्स सच एज द आलंड आइलैंड डिस्प्यूट ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड एंड ग्रीस बुल्गारिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो आलंड आइलैंड का डिस्प्यूट था जो कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच चल रहा था, और साथ ही साथ ग्रीस बुल्गारिया का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था, जो बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट था, उसको इसने सक्सेसफुल तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की है और इसको सक्सेसफुल तरीके से जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व किया। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी कि किस तरीके से इसने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काम किया है। आलैंड आइलैंड की एग्जांपल दे दी, ग्रीस बुल्गारिया के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल दे दी, इन दोनों डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को इसने सॉल्व करने का काम किया। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी इसने काफ़ी किया है। ह्यूमैनिटेरियन का वर्क हो गया ह्यूमैनिटी की खातिर, इंसानियत की खातिर। तो ह्यूमैनिटेरियन वर्क इसने क्या किया है, कॉम्बैटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड इम्प्रूव्ड ग्लोबल लेबर कंडीशन। सबसे पहले तो इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम किया है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है भाई? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है जब इंसानों का खरीद या व्यापार होता है, जब इंसानों को खरीदा या बेचा जाता है, जब छोटे बच्चों को खरीदा या बेचा जाता है, या फिर जब इंसानों का जो है वो ट्रैफिकिंग होता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो उसके ऊपर इसने काम किया है। उसी के साथ साथ इम्प्रूव्ड ग्लोबल लेबर कंडीशन, जो पूरी की पूरी ग्लोबल लेबर कंडीशंस थी, जैसे जो अपने कौन होते हैं लेबर, मजदूरों की जो कंडीशंस थी, तो उनको इम्प्रूव करने का काम इसने किया है। उसके बाद रेफ्यूजी असिस्टेंस, तो रेफ्यूजीज़ के लिए इसने काम किया भाई, रेफ्यूजीज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड करने में काम किया। अब रेफ्यूजी कौन होते हैं? तो रेफ्यूजी डिस्प्लेस्ड सिटीजन होते हैं या डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं, वो लोग जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए, कहीं पे माइग्रेट हो गए। कई सारे कारण हो सकते हैं घर छोड़ने के, फेमाइन आ सकता है वहाँ पे, पार्टीशन हो सकती है, कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी इंसान ने अपना घर छोड़ दिया हो, या फिर वो दूसरे देश में भाग गया हो, या फिर दूसरी जगह पे भाग गया हो। तो ये जो रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने में काम किया है लीग ऑफ नेशन ने। ये जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन थी, इसको हेल्प किया। उसके बाद पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, तो जो पब्लिक हेल्थ थी, जो अपना क्या बोलते स्वास्थ्य की जो कंडीशंस थी, उसमें इसने काफ़ी काम किया है। जैसे कि एड्रेस्ड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, जो ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस थे उनको एड्रेस करने का काम किया, इंक्लूडिंग एफर्ट्स टू कंट्रोल मलेरिया एंड टाइफस। मलेरिया और टाइफस जैसी जो बड़ी बीमारियां थी उनको कंट्रोल करने का एफर्ट भी इसने किया, उसके लिए भी काम किया। उसके बाद डिसआर्मामेंट एफर्ट्स का मतलब ये है कि आर्म्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी इसने काम किया है। ये जो आर्म्स की बढ़ती हुई रेस थी पूरी दुनिया के अंदर, और खास करके वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, ये जो हर एक देश चाहता था कि वो आर्म्स में आगे निकल जाए, तो उसको कंट्रोल करने का काम किया है भाई। कैसे किया है? आर्म्स रिडक्शन को प्रमोट किया, हालांकि लिमिटेड सक्सेस इसको वहाँ पे मिली, मतलब इतने तरीके से ये आर्म्स को कंट्रोल करने के ऊपर, डिसआर्मामेंट के ऊपर काम नहीं कर पाया। उसके बाद फाउंडेशन फॉर यूएन, अब यूनाइटेड नेशंस का जो फाउंडेशन हुआ उसके लिए इसने काम किया। जो यूनाइटेड नेशन बाद में उभर करके आया, बन के आया, तो उसका फाउंडेशन का काम भी किसने किया है? लीग ऑफ नेशन ने किया है। लीग ऑफ नेशन से ही फाउंडेशन हुआ है किसका? यूनाइटेड नेशन का, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जो है वो 1945-46 के अराउंड इसका डिमाइस हो जाता है, इसका डेथ हो जाता है, खत्म हो जाता है लीग ऑफ नेशन। तो यूनाइटेड नेशन फिर उभर करके आता है। पायनीड इंटरनेशनल कॉपरेशन इन्फ्लुएंसिंग लेटर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन 1945। तो इसने ये जो इंटरनेशनल कॉपरेशन का जो रिवाज था उसको बढ़ाया, और उसी के साथ साथ बाद में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की 1945 में क्या होती है? इस्टेब्लिशमेंट होती है, यूएन बन के आता है 1945 में। तो उसके लिए उसकी जो फॉर्मेशन हुई, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई यूनाइटेड नेशंस की, उसके लिए भी ये जो अपना लीग ऑफ नेशन था इसने काम किया, या फिर लीग ऑफ नेशन की वजह से ही यूएन आगे फाउंड हो पाया। तो इसकी अचीवमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं, अब आपको इसका फेलियर भी बताना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं हम वीकनेस ऑफ लीग ऑफ नेशन की, या फिर फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन की, कि क्या फेलियर रहा लीग ऑफ नेशन का, या फिर क्या वीकनेस रही लीग ऑफ नेशन की, क्यों डिमाइस हो गया लीग ऑफ नेशन का, क्यों खत्म हो गया लीग ऑफ नेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन के पीरियड को हम 2 डिकेड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं।
सबसे पहले फर्स्ट डिकेड आता है 1920 से लेकर 1930 तक, सेकंड डिकेड आता है 1930 से लेकर 1940 तक। हम देखते हैं कि जो फर्स्ट डिकेड ऑफ लीग ऑफ नेशन था, जो कि 1920 से लेकर 1930 तक चला, इसको हम सक्सेसफुल ईयर्स के बीच डिवाइड करते हैं। हम देखते हैं कि 1920 से लेकर 1930 तक लीग ऑफ नेशन ने बेहतरीन काम किया, इसलिए सक्सेसफुल डिकेड था। यहाँ पे लीग ऑफ नेशन कामयाब हो गई। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे ये कामयाब हो गई, ये सक्सेसफुल ईयर्स थे, सक्सेसफुल डिकेड था। लेकिन सेकंड डिकेड के अंदर हम देखते हैं, जो कि 1930 से लेकर 1940 के बीच में चला, ये अनसक्सेसफुल ईयर्स थे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लीग ऑफ नेशन अनसक्सेसफुल रहती है। कैसे भाई? तो हम देखते हैं कैसे सेकंड डिकेड के अंदर अनसक्सेसफुल रहती है या फेलियर होता है लीग ऑफ नेशन का। तो सबसे पहले डिड नॉट फॉरबिड वॉर कंप्लीटली, ये वॉर्स को होने से कंप्लीटली रोक नहीं पाई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई 1939 के आसपास। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड को तो ये रोक ही नहीं पाई, उसी के साथ साथ कई और जंगें ऐसी थी, कई और वॉर्स ऐसी थी जिसको पूरे तरीके से लीग ऑफ नेशन नहीं रोक पाई, वॉर्स को पूरे तरीके से नहीं रोक पाई। यूएसए लेफ्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लेफ्ट कर दिया, क्योंकि अमेरिका का जो सीनेट हाउस था, जो अपर हाउस है अमेरिका का, जिसको हम सीनेट कहते हैं, वहाँ पे रेटिफिकेशन मतलब कि रेटिफिकेशन की गई सीनेट के द्वारा कि हम लीग ऑफ नेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी लेफ्ट कर गया लीग ऑफ नेशन से। उसके बाद पावर ऑफ इन्फोर्समेंट नॉट सेंट्रलाइज्ड, डिपेंड upon डिसीजन ऑफ बल्क ऑफ मेंबर्स। जो पावर ऑफ इन्फोर्समेंट थी, जो डिसीजन मेकिंग की पावर थी, या फिर कुछ चीज़ को इन्फोर्स करने की पावर थी, वो सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कोई सेंटर में कोई व्यक्ति बैठा है या फिर कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी है जिसके कहने से हर चीज़ इन्फोर्स करवाई जा सकती है या डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ये जो इन्फोर्समेंट की पावर थी, ये डिसेंट्रलाइज्ड थी, सेंट्रलाइज्ड नहीं थी, जिसमें आपको बल्क ऑफ मेंबर्स का डिसीजन लेना पड़ता था। तो आपको सारे मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ती थी। इसको सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उस तरह का सिस्टम नहीं है जहाँ पे मतलब कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज चाइना में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, वो जो उनका प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उसका, शी जिनपिंग, वो जो चाहता है वो हो जाता है, वो क्विकली डिसीजन ले लेता है। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में तो पार्लियामेंट को पूछना पड़ता है, पार्लियामेंट में आपको मेजॉरिटी चाहिए, कई सारे मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। वही हिसाब यहाँ पे था कि इन्फोर्समेंट की पावर जो थी वो सेंट्रलाइज नहीं थी, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं थी। आपको मैक्सिमम मेंबर्स को, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज को पूछना पड़ता था, उनकी कंसेंट लेना पड़ती थी। तो कभी कभी जो है वो कई सारे डिसीजंस इन्फोर्स ही नहीं हो पाते थे। उसके बाद फंक्शंस ऑफ असेंबली एंड काउंसिल नॉट क्लियरली डिमार्केटेड। असेंबली का क्या काम होगा, काउंसिल का क्या काम होगा, इनके फंक्शंस को भी क्लियरली डिमार्केट नहीं किया गया था, डिवाइड नहीं किया गया था, है ना। एक खिचड़ी बनी हुई थी भाई, असेंबली क्या काम करेगी, इसके क्या फंक्शंस है, काउंसिल क्या काम करेगी, उनको क्लियरली डिवाइड नहीं किया गया था। उसके बाद मेंबर्स नॉट बाउंड बाय डिसीजन ऑफ काउंसिल। अब काउंसिल के डिसीजन से मेंबर्स बाउंड नहीं होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिसीजन काउंसिल के द्वारा लिया गया है, जरूरी नहीं है कि जो लीग ऑफ नेशन के अंदर अलग अलग देश हैं वो उस डिसीजन को माने या ना माने। भाई इस चीज़ का फिर क्या ही फायदा है कि मतलब कि जो डिसीजंस काउंसिल के द्वारा लिए गए हैं, काउंसिल जो डिसीजंस ले रही है, कोई चाहे तो मानने चाहे ना मानने, ये भी एक प्रॉब्लम थी। मैनी मेंबर्स लेफ्ट, कई सारे देश और भाग गए, जैसे जापान और जर्मनी, जिन्होंने 1926 में ज्वाइन किया था, 1933 में वो भाग गए। तो जापान और जर्मनी हु ज्वाइंड इन 1926 एंड दे लेफ्ट इन 1933। तो जापान और जर्मनी जैसे बड़े देश जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस को 1933 में 1926 में ज्वाइन किया था, 1933 में वो भाग गए। इटली आल्सो विथड्रू, इटली भी भाग गई। तो लीग ऑफ नेशन जो था वो वीक हो गया, इनअफेक्टिव हो गया, हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद नो स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, कोई स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म नहीं था। स्ट्रॉन्ग जो मतलब कि किस तरीके से अपने डिसीजंस को लागू करना है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं था। वही अल्टीमेटली मैंने कल भी आपको बताया था कि इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ ऑफ जंगल, कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ ऑफ जंगल है। मतलब कोई इम्प्लीमेंटेशन का, कोई इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म ही नहीं है। ठीक है भाई, तुमने कानून बना दिया कि आप मतलब कि इस लिमिट से क्रॉस नहीं करोगे हथियार बनाने के लिए, मतलब कि हथियारों के ऊपर एक लिमिट लगा दी।
अब उस लिमिट को कोई माने ना माने, मतलब कि ये देशों की मतलब कि खुद की चॉइस के ऊपर है। तो कोई स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। अगर कोई वायलेट करता है लीग ऑफ नेशन के प्रिंसिपल्स को तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ग्रेट एंड स्मॉल पावर्स, अब ये जो इसके अंदर देश थे, लीग ऑफ नेशन के अंदर जो इसके मेंबर्स थे, वहां पे हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती थी। जो स्मॉल पावर्स थी, जो स्मॉल देश थे, जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, जो वीक कंट्रीज थी, उनके ऊपर हमें देखने को मिलता है, वहां पे उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, जो बड़ी पावर्स थी, वो यहाँ पे डोमिनेट करती थी और छोटे देशों को डिस्क्रिमिनेट करती थी, उनके साथ भेदभाव करती थी, या फिर उनको जो है वो उनके पास जो स्मॉल पावर्स थी उनके पास इतना हक नहीं था यहाँ पे जितना ग्रेट पावर्स के पास था। जितनी इनकी चलती थी ग्रेट पावर्स की, इतनी स्मॉल पावर्स की नहीं चलती थी, छोटे देशों की नहीं चलती थी। कुड नॉट सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो अलग अलग देशों के बीच डिस्प्यूट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनको ये पीसफुल तरीके से सेटल नहीं कर पाई लीग ऑफ नेशंस। और यही कारण रहा कि लीग ऑफ नेशन का 1946 में डिमाइस हो जाता है, हमारी प्यारी लीग ऑफ नेशन मर जाती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी नशे में लेक्चर दे रहा हूँ। रात के 3:30 के आसपास हो गए हैं। पहले मैं शूट करता हूँ, फिर इसको इरेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट लिखता हूँ, फिर आप दोबारा से वीडियो को ऑन करता हूँ, आपको डिलीवर करता हूँ लेक्चर। 2 घंटे हो गए हैं इसको मैं मतलब कि इसको पढ़ाते पढ़ाते, और अभी मैं पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। लेकिन बात ये है कि मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, मैंने ख़त्म कर दिया है इसको, मैंने पढ़ा दिया है आपको। तो इस तरीके से हम ये जो हमारा लीग ऑफ नेशंस था इसको ख़त्म करते हैं, इसके अचीवमेंट्स देख लेते हैं, इसके फेलियर देख लेते हैं, और साथ ही साथ हम इसके अंदर के जो फंक्शंस, इसके जो ऑर्गन्स थे उसको भी हम देख लेते हैं। मैंने अपने से पूरी कोशिश की है, जितना मैं इस कंसेप्ट को ब्रेक कर सकता था, जितना मैं अंदर घुस सकता था, तोड़ सकता था, सिंप्लीफाई कर सकता था, मैंने हर एक डिफ़िकल्ट शब्द को, हर एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सिंपल टर्म्स के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हालांकि ये जो टॉपिक है ये इतना कॉन्सेप्चुअल भी नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसको मैं मतलब कैसे समझाऊँ, डेट्स तो आपको याद करनी पड़ेंगी, नाम आपको याद करने पड़ेंगे, उसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, उसको और सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और मैं पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी बोलते हैं लास्ट में मैंने बोल दिया है। तो अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF भी आपको मिल सकता है वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर के अंदर हम या तो इसी मेजर 2 का नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक देखेंगे, मतलब पहला यूनिट तो कंप्लीट हो गया है, या फिर हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे कोई ह्यूमन राइट्स वाला या कुछ। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।